हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ द बेस्ट मैन। जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, जीवों में जनन, कक्षा 12। ओके, आज हम जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा कहानी का सार निचोड़। यद्यपि व्यष्टि जीवन का निश्चित रूप से अंत होता है, वहीं प्रजातियां लाखों वर्ष तक अस्तित्व में रहती हैं जब तक कि उन्हें अथवा मानवोद्भवी विलुप्ति के खतरे की आशंका नहीं होती है। जनन एक प्रकार से जीव संबंधी प्रक्रिया का रूप ले लेता है जिसके बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती हैं। प्रत्येक व्यष्टि लैंगिक अथवा अलैंगिक साधनों का प्रयोग करते हुए अपने पीछे अपनी संतति छोड़ जाती है। लैंगिक जनन की क्रियाविधि नए रूप भेद को विकसित करने में सहायक होती हैं। अतः उत्तर जीविता लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह इकाई जीवित जीवों में होने वाली जनन प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है तथा पुष्पीय पादपों तथा मानवों में इस प्रक्रिया को उनसे संबद्ध उदाहरणों सहित रूप में समझाती हैं। मानव जनन स्वास्थ्य तथा जनन के जीव विज्ञान को समझने तथा जनन संबंधी बीमारियों में किस प्रकार बचा जा सकता है हमें सापेक्ष महत्व प्रस्तुत किया गया है। पंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर राजस्थान के जयपुर में नवंबर 1904 में हुआ। केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिविद रहे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहाँ से उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर डीजियोन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू की। इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त होगा। अध्यापक के इन शब्दों से पंचानन को प्रोत्साहित किया और वह उनसे पूछ बैठे कि बदले में उनके लिए वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं का कार्य किया, वर्गीकी में भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को लोकप्रिय किया। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की थी। आज उदक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण से के कृत्रिम गर्भ संवर्धन पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इन दिनों ऊतक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया। टेस्ट ट्यूब परख, नली निषेचन तथा अंतःअंडाशय परागकण पर इनके इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें फेलोशिप, इंडियन साइंस अकेडमी तथा नॉर्थगढ़ संस्थानों ने इन्हें सम्मानित किया। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। एनसीईआरटी ने वर्ष 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित की। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकते हैं। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। चित्र 1.1 में कुछ जीवों देखो, चित्र 1.1 ये है पूरा चित्र 1.1। 1.1 में जैसे कुत्ता हो गया, तितली, कौआ, हाथी, इधर गुलाब, केला, मगरमच्छ, घोड़ा, फल, मक्खी, धान, कछुआ, बरगद की अनुमानित जीवन अवधि है। ठीक है, मतलब 1 से 2 हफ्ते तक ही जी पाते हैं। इनकी सबकी अवधि अलग अलग है। केला भी 1 से
2 साल की अवधि है। गाय की भी 25 से 30 है। कछुआ तो 100 से 150 और भी 300 साल तक जी जाता है। मगरमच्छ 40 साल तक। धान तो 3 महीना 4 की होती है। बरगद तो हजारों वर्ष जीवित रह सकता है। तोता 140 वर्ष तक। कुत्ता की भी 15 से 20 साल की एज है। हाथी गुलाब की भी बहुत है। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक जीवित रह सकता है। जीव के जन्म से उसकी प्रकृति के मृत्यु तक का काल उस जीवन की अवधि को निरूपित करता है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगा कर दिए गए रिक्त स्थानों में सब अलग से भरना है। ऐसा ही हो गया सब। चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीव की जीवन अवधि बनी रहती है। शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की अवधि का आवश्यक रूप से आकार साइज से संबंध नहीं है। कौआ और तोता के आकार में कोई अंतर नहीं होता, फिर भी इन जीवन अवधि में बहुत अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल के वृक्ष की तुलना में बहुत कम होती है। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक कोष के जीव को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। हम क्यों कहते हैं कि एक कोष के जीव की प्रकृति मृत्यु नहीं होती है? इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पक्षियों की विभिन्न स्पीशीज की विशाल संख्या विद्यमान है। जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। हाँ, यहाँ हम जनन का उल्लेख कर रहे हैं जिसे हम निश्चित करते हैं। जीवों में जनन को यहाँ एक जीव विज्ञानी प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान से जीव को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, उनमें परिपक्वता आती है तथा इसके बाद वह नई संतति को जन्म देता है। इस प्रकार जन्म वृद्धि मृत्यु चक्र चलता रहता है। जन्म प्रजातियों में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी ता बनाई रहती है। आप बाद में अध्याय में आनुवंशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार आनुवंशिक विविधता सृजित या वंशागत होती है। जीव विज्ञानी संसार के व्यापक विविधता पाई जाती है तथा एक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी ही विधि विकसित करता है। जीव कार से जन्म करता है, उसके बाद उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई का रक्त सामूहिक रूप से उत्तरदायी। जनन प्रक्रिया 2 प्रकार की होती है, जो एक अथवा 2 जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। जब संतान की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक के निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो जनन अलैंगिक कहलाता है। जब 2 जनक विपरीत लिंग जनन विक्रिया भाग लेते हैं तथा नर युग्मक गेमीट के युग्मन होता है तो वह लैंगिक जनन कहलाता है। अब अलैंगिक जनन इस विधि में केवल जीवन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। इसके परिणाम से जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि न कि एकदम समान होती है। क्या यह संतति आनुवंशिक रूप से ही एक समान तथा भिन्न होती है? आकारिकी तथा रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द की रचना दी गई है। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव तथा प्रजीव तथा एक केंद्रीय जीव है। एक कलिका हो गई, धीरे धीरे ऐसे ही विकसित हो जाते हैं। देखो, पहले संतति कोशिका, पहले केंद्र की कोशिका, उसके ऐसा ही बीच में का एक सा हुआ थोड़ा सा, फिर इसके बाद ऐसा लंबा हुआ, 2 केंद्रक हो गए, धीरे धीरे ऐसे बट गए,
फिर इसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं, फिर ये दोनों अलग अलग अमीबा हो गए, दोनों भी अमीबा हो गए। ऐसे ही देखो, पहले ऐसा हुआ, फिर ऐसा, फिर इसके बाद ऐसा, ये दोनों में जुड़ के अलग अलग एक दो कोशिका में हो गई, ये कलिका बन गई, अर्थात ये दो में फिर हो जाते हैं। ये अमीबा का है ये मुकुलन हो गया, ईस्ट में मुकुलन, बस।